को ये सारी चीज़ें पता है कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, कौन कितने भाव होते हैं, एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं, और जो भी है। अब आप जो भी अपना वीडियो अप करना चाहे आपकी चॉइस है। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, केवल इतना ही भर था। तो क्लास के अंदर हम शुरुआत से शुरू करेंगे। आज की क्लास जनरल टाइप होगी, नेक्स्ट क्लास भी जनरल टाइप होगी। उसके बाद हम थोड़ा स्पेसिफिक जाना शुरू कर देंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हम पहुँचना शुरू करेंगे। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं आप नोट कर लेना। इन द एंड ऑफ द क्लास में आपसे पूछूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वन बाय वन आप लोग हैंड रेज करेंगे। जिसको मैं कहूँगा वो अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, बाकी सब म्यूट रखेंगे, जिससे कि जो सर रिकॉर्डिंग है वो आपको। सर सॉरी, ये आपका स्क्रीन बड़ा कैसे होगा सर? अब मेरे स्क्रीन पे तो सभी पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं कोई सर। बात नहीं, दिखने दो सबको। सबको दिखने दो। आप मेरे को वो कर दोगे पिंग तो मैं दिखने लग जाऊंगा, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी जो मैं शेयर करूंगा वो आपको दिखाई देगा, डोंट वरी। तो जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो दिखाई देगा। तो मैं बिगिन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने अब भूमिका बताई है। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। इनिशियल क्लास में मैं डिफरेंस बताऊंगा, वैदिक से क्या डिफरेंस है और इसमें हम किस तरीके से जाएंगे, इसको करना क्यों जरूरी है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ जैसा मैं बता रहा था। अब आप एंड के लिए तैयार रहें। एक कॉपी नोटबुक लेकर रखें। आपको कोई भी डाउट है उसे आप नोट कर लें। एंड में आप पूछेंगे, मैं सभी डाउट्स को क्लियर करे बगैर क्लास कभी भी एंड करता नहीं हूँ। तो आप नोट कर लेना। बीच में यदि किसी को कोई परेशानी किसी तरह की आ रही है तो वो हैंड रेज करे या राइट करके मैसेज भेज सकता है। तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ अभी। तो हमारा ये कोर्स है बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एडवांस बोलता हूँ। एडवांस इसलिए बोला है कि इसमें एडवांस के भी सभी टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ। जितने भी टॉपिक्स हैं मेन, वो सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मगर ये हम स्क्रैच ए से शुरू करेंगे, जेड तक इसको पढ़ेंगे। आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जो भी कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। तो आज हमारी बिगनिंग है। तो हम जो एस्ट्रोलॉजी के देव हैं भगवान गणेश की आराधना से इसको स्टार्ट करेंगे। भगवान से हम प्रेयर करेंगे कि हमारा जो ये सफ़र है उसमें मैं आपको सिखा पाऊँ, आप इसे सीख पाएँ, और आपके कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हम इसको यूटिलाइज कर पाएँ। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुर्मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान सभी की इच्छाओं को पूरी करें। तो एक कृष्णा मूर्ति जी की फोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये स्टार्टिंग में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं। तो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है एस्ट्रोलॉजी क्या है। शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन किया हुआ है, ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, देयर बाई नॉलेज विच एक्सप्लेन प्लेनिटरी मोशंस पोजिशंस टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस इस ज्योतिष शास्त्र। तो जो प्लेनेटरी मोमेंट का, उनकी पोजीशन का और समय का, एक अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं उनका क्या हमारे ऊपर असर होता है, उसको जिस विद्या के अंदर हम पढ़ते हैं उसे हम ज्योतिष विद्या बोलते हैं। और ये आपका वेदों का भी नेत्र माना जाता है ज्योतिष को। तो ज्योतिष बहुत ही ऊपर की विद्या है और ये ईश्वरीय विद्या है। बगैर ईश्वर की साधना, आराधना और कमिटमेंट के आपको ज्योतिष नहीं आ सकता। तो पहला नियम हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि आपको ईश्वर में पूरी आपकी आस्था होनी चाहिए। ज्योतिष अपने आप में आस्था का विषय है। आप जिसको आस्था नहीं है, जो हम बताएंगे उसे आप मानोगे, ऐसा होगा। उसमें आप यदि आर्ग्यूमेंट करोगे तो ना भगवान के बारे में आर्ग्यूमेंट किया जा सकता, ना इस ज्योतिष के बारे में आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी? तो एस्ट्रोलॉजी इज ए वैदिक साइंस। तो वेदों से आई हुई है इसलिए इसको हम वैदिक साइंस बोलते हैं। देयर आर सेवरल सिस्टम्स इन एस्ट्रोलॉजी लाइक जेमिनी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आप सुनते हो बहुत तरह की। और मेरे पास भी यहाँ पर अभी करंटली भी जेमिनी,
भृगुनंदी नाड़ी और ये आपका केपी, 3 तरह की, और वैदिक का हमेशा कोर्स चलता रहता है, ये सभी चल रहे हैं। ये सभी एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जो मेन इसेंशियल एस्ट्रोलॉजी है दैट इज़ ए वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और उसकी डिफरेंट जिन लोगों को लगा कि वैदिक को अप्लाई करना डिफिकल्ट है तो वो अलग अलग की तरह की इसकी विधाओं को यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करके लोगों का जन कल्याण की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो भी करते हैं वो जन कल्याण का कार्य होता है। किसी की भी हम दुविधाओं को दूर करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तो हम उनका कल्याण करते हैं। इसलिए ज्योतिषी का स्थान, आप अपना स्थान एक गुरु की तरह मानकर चलें। आप गुरु की तरह मानकर चलेंगे तभी आप दूसरे को सही सलाह दे पाएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम एंड इज ए यूनिक सिस्टम बाई इटसेल्फ विच गिव प्रॉमिसिंग रिजल्ट एंड इज यूजफुल इन प्रेजेंट टाइम। तो इन सारी एस्ट्रोलॉजीज में से केपी एस्ट्रोलॉजी है और इसके रिजल्ट बड़े प्रॉमिसिंग और एक्यूरेट होते हैं। केपी और कृष्णामूर्ति पद्धति, केपी का मतलब होता है कृष्णामूर्ति पद्धति, के फॉर कृष्णामूर्ति, पी फॉर पद्धति, इज एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस conceived and created by the great Indian astrology master late प्रोफेसर के.एस. कृष्णामूर्ति। तो कृष्णामूर्ति जी ने इसको बनाया, किस लिए बनाया? क्योंकि पता चला कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप में से भी बहुत ने की होगी, उसमें प्रेडिक्शन देना उतना आसान नहीं है, और उसके लिए एक बहुत लंबा अनुभव चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। देन ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप 10-20% प्रेडिक्शन दे पाते हैं, और हायर लेवल पर जाने के लिए और लंबी तपस्या चाहिए। तो उन्होंने देखा कि भाई प्रेडिक्शन देने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने उसी के अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसको यूटिलाइज करके अपने नाम से एक एस्ट्रोलॉजी बनाई, और ये नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। उनका जो जीवन काल था वो 1908 में बॉर्न हुए थे, 1972 में 64 ईयर की एज तक वो लाइव रहे थे, और उसमें वो ये सारा काम करके चले गए थे। इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम। केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज इजी टू लर्न एंड इजी टू अप्लाई। ये सबसे आसान, सबसे एक्यूरेट, सबसे सिस्टमेटिक वे है सभी एस्ट्रोलॉजी का। इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इससे ज़्यादा इजी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आप यदि एक बार दो बार इसको ध्यान से कर लेते हो, कंडीशन ये है कि आप यदि ध्यान से नहीं करेंगे तो नहीं, ये टफ लगेगी, मगर एक दो बार ध्यान से मेरे साथ चलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सबसे आसान और सबसे एक्यूरेट है। इससे हम सभी चीज़ों के, किसी भी इवेंट के प्रॉमिस के बारे में, किसी इवेंट के टाइम के बारे में, इससे ज़्यादा सटीक कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। Contrary to classical Hindu astrology, KP system is systematic and very well defined। इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। हम कहेंगे 7वें भाव में शनि बैठ गया, शादी लेट होगी, इसको ये देख रहा है, उसको वो देख रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। एक स्क्रिप्ट होगी, नंबर्स होंगे, नंबर्स को आपको पढ़ना आ गया तो आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन दोगे, और इस प्रेडिक्शन में आपका 4 लोग वही प्रेडिक्शन देंगे एक जैसी। बाकी एस्ट्रोलॉजी में 4 लोगों को एक कुंडली दोगे, सब अपनी अपनी प्रेडिक्शन देंगे। फर्दर इसका अलग पार्ट, फिर व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी को ही आगे बढ़ाता हूं मैं। केपी सिस्टम गिव इंपॉर्टेंस टू कॉन्स्टेलेशंस। नक्षत्रों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। कॉन्स्टेलेशन को यहाँ पर स्टार भी बोलेंगे, नक्षत्र भी बोलेंगे, कहीं मैं कह देता हूँ कॉन्स्टेलेशन, कहीं मैं कह देता हूँ स्टार, कहीं मैं कह देता हूँ नक्षत्रा। तो आप मानकर चलेंगे एक ही चीज़ है। नक्षत्रा डिवीजन ऑफ जॉडियक विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट डिजायर्ड फॉर प्रिसीजन। तो इनको हम राशियों से भी नीचे उतरकर नक्षत्रों तक चले जाएंगे, और उससे भी नीचे जाएंगे हम, उसको भी, नक्षत्रों को भी फर्दर इसके अंदर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर नक्षत्रों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट, राशियों पर ज़्यादा फोकस करते थे, नक्षत्रों को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। फर्दर इट डिवाइड्स ईच कॉन्स्टेलेशन स्टार एंड नक्षत्र। आपको मालूम है टोटल 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्रों पे उतरते हैं, सबसे पहले हम डिग्रेड करते हैं, नीचे चल के आते हैं, फिर हर नक्षत्र को भी 9 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कृष्णामूर्ति जी ने। और मतलब 27 नक्षत्रों को 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से टोटल 249 सब नक्षत्र या सब स्टार या सब लॉर्ड बनते हैं। इन्हें सब बोलते हैं। एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर वो 9 हिस्से बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो लेटर ऑन हम इसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक राशि को नक्षत्रों में तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी डिवाइड करते हैं, मगर यहाँ पर फर्दर हर एक नक्षत्र को 9 छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, और उस हर हिस्से को सब बोलते हैं।
दी सब डिविजन्स आर नॉट इक्वल। जब एक नक्षत्र को जब हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं वो सभी भाग इक्वल नहीं होते, आगे हम पढ़ेंगे कितने इक्वल होते हैं, बट आर एज पर द विंशोत्तरी दशा डिवीजन। आपको पता है कि विंशोत्तरी दशा भी सभी प्लेनेट की इक्वल नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसीलिए जब एक नक्षत्र को जब हम 9 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं 9 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर नहीं होती। कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये केवल मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसमें आप आगे क्या करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, द प्लेनेट इन इट्स दशा गिव रिजल्ट एज पर इट्स नक्षत्र स्वामी रादर देन प्लेनेट इटसेल्फ। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपसे कहा जाए कि प्लेनेट किसके रिजल्ट देगा, तो हम देखते हैं कि प्लेनेट का हम कहते हैं कि वो अपने भावों के रिजल्ट देगा, यही बोलते हैं वैदिक में, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा गेम बदल जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि प्लेनेट अपने भावों के रिजल्ट तो देगा मगर वो नहीं के बराबर देगा, मेनली वो अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देगा। जो जिसके नक्षत्र में वो है, वो प्लेनेट जिन भावों को इंडिकेट कर रहा है उसके रिजल्ट देगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इनमें हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में वैसे ही पॉइंट बता रहा हूं, हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। वेदर द अबव रिजल्ट विल बी बेनिफिक और मेलिफिक विल बी डिसाइडेड बाई प्लेनेट सब। तो जो वो नक्षत्र लॉर्ड के भाव के रिजल्ट देगा वो अच्छे रिजल्ट होंगे या बुरे रिजल्ट होंगे, वो सब लॉर्ड डिसाइड करता है। तो यहाँ पर सारा नक्षत्र स्वामी और उसके सब जो भी है उसका, उस पर डिपेंड करेगी पूरी की पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी। हैंस प्लेनेट इज रिप्रेजेंट द सोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि प्लेनेट किसी भी चीज का सोर्स होता है, उसका जो स्टार लॉर्ड है जिसे हम नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं वो रिजल्ट को बताता है, और रिजल्ट कैसा रहेगा उसे उसका सब लॉर्ड बताता है। तो हर एक चीज का एक प्लेनेट होगा, प्लेनेट एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा और वो एक पर्टिकुलर सब सेक्शन के अंदर होगा, उस नक्षत्र के एक हिस्से के अंदर होगा वो प्लेनेट। जैसे एक प्लेनेट एक राशि में, राशि के अंदर वो प्लेनेट एक नक्षत्र के अंदर होगा, नक्षत्र में भी वो एक सब में होगा। तो एक प्लेनेट के साथ 3 चीज एसोसिएटेड होंगी, एक खुद प्लेनेट, एक उसका नक्षत्र और एक उसका सब। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यहाँ पर रूलिंग प्लेनेट भी हम पढ़ेंगे जिन्हें हम बताएंगे, रूलिंग प्लेनेट को हिंदी में बोलते हैं शासक ग्रह। जब हम कोई भी काम करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो उस समय पर हम देखेंगे आकाश के अंदर, यूनिवर्स के अंदर किन ग्रहों का राज चल रहा है। राज चल रहा है का मतलब यहाँ पर निकालने के तरीके होते हैं। जैसे आज हमने कोर्स हमारा शुरू किया है वो बृहस्पतिवार को है, शुभ दिन है आज, इसीलिए मैंने शुरू किया है। गुरु जी का दिन है, गुरुदेव का बृहस्पतिवार। तो आज का एक जो लॉर्ड है, रूलिंग प्लेनेट एक्चुअली जुपिटर है। जो दिन होगा और रूलिंग प्लेनेट कैसे निकालेंगे उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी इसके अंदर हम आगे जाके बात करेंगे। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी का फर्दर, वो एक ही क्वेश्चन के मैं आंसर अभी कर रहा हूं आपको। विद द यूज ऑफ केपी वन कैन मेक प्रेडिक्शंस ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी इवेंट विद इन फ्यू मिनट्स। थोड़ी सी देर में आप किसी भी इवेंट के रिजल्ट निकाल पाओगे, वेदर ट्रिवियल और ऑड, मतलब कैसा भी इवेंट हो, इसके अंदर जिन इवेंट के रिजल्ट हम बता पाएंगे और कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाती। एंड टाइमिंग कैन ऑल्सो बी पिन पॉइंटेड टू द नियरेस्ट मिनट फॉर इट्स ऑकरेंस और डिनाइल, कि कब होगा या नहीं होगा उसके लिए आप टाइमिंग भी अप टू मिनट फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी इज ए फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ये इनका सबका मिक्सचर है। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट होगा। एक आपका ऐप अवेलेबल होता है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एस्ट्रोसेज ऐप ज़्यादातर लोग मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, उसे भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा कमिंग क्लासेस में मैं बता दूंगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, उन्हें मैं एडवाइस दूंगा यदि आपने केपी सीखना ही है तो आप केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर खरीद लें। केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर वो बहुत ज़रूरी होगा, मतलब वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप नहीं भी ले पा रहे हैं तो फिर एस्ट्रोसेज ऐप, एक होता है केपी स्टेलर, तो वो आपके मोबाइल ऐप अवेलेबल है। केपी स्टेलर पेड भी है और फ्री भी है मोबाइल के ऊपर, वो आपका कंप्यूटर लैपटॉप पे भी मिल जाएगा। मगर मैं इन 2 ऐप्स को यूज़ करूँगा, एस्ट्रोसेज को तो मैं आपको बताऊँगा, मैं केपी स्टार 1 आपको क्लास के अंदर यूज़ करूँगा। डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी।
तो वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर इनको पिन पॉइंट करने की कोशिश की है जिससे आपको ये समझ में आए। देखिए वैदिक क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, मेक यूज ऑफ वेरियस चार्ट, 16 डिविजनल चार्ट मिनिमम यूज होते हैं, आजकल तो 100 तक पहुंच गए हो, 100 से भी ज़्यादा डिविजनल चार्ट बना दिए हम लोगों ने, मगर 16 इसमें मिनिमम यूज़ होते हैं। आपके नेटल बर्थ चार्ट यूज़ होता है, प्रश्न कुंडली अलग से यूज़ होती है, और सभी डिविजनल चार्ट नवांश दशमांश हम यूज़ करते हैं। मगर केपी की क्या खास बात है, इसने बचा दिया इन सब डिविजनल चार्ट से, कोई लेना देना नहीं, इसमें केवल 2 कुंडलियाँ यूटिलाइज होती हैं। द केपी टेक्निक ऑन द अदर हैंड यूजेज ओनली फ्यू टूल्स दैट रिमेन कॉन्स्टेंट इन एवरी सिचुएशन। सिचुएशन नहीं बदलेगी, ये नहीं कि बच्चों के लिए सप्तांशा देखना है और प्रोफेशन के लिए D10 देखना है, एजुकेशन के लिए D24, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 2 ही चार्ट होंगे, एक राशि चार्ट होगा, एक केपी चार्ट होगा, दैट्स ऑल, बाकी और चार्टों से बचा देता है। तो सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वैदिक में डिविजनल चार्ट को यूटिलाइज करने में आती है, यहाँ पर वो कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी इज राशि चार्ट, यहाँ पे बेसिस राशि चार्ट है, और यहाँ पर केपी चार्ट होगा, वो कैसे बनता है उसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे, वो प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो उस प्लेसिडस सिस्टम का नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप खामेगा कंफ्यूज होंगे। इसके अंदर कोई भी प्रेडिक्ट करने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। मैं अभी आप में से जितने भी लोग हैं उनसे कहूँगा कि आप तरीका बताओ कैसे प्रेडिक्शन करना है, तो आप में से सब लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, सब टीचर और गुरु भी अलग अलग तरीके बताते हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। मगर यहाँ पर स्ट्रक्चर्स एंड मैथोलॉजिकल प्रोसीजर है, बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे प्रॉमिस देखा जाएगा, ये चीज़ प्रॉमिस बताएगी, ऐसे टाइम निकाला जाएगा, बिल्कुल आपके मैथमेटिकल टूल हैं, सेट रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। फर्दर डिग्री ऑफ राइजिंग असेंडेंट इज टेकन एज, इसके अंदर जो असेंडेंट की डिग्री को भाव मध्य लेते हैं और यहाँ पर भाव आरंभ लेते हैं, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा जब केपी चार्ट बनेंगे, भाव मध्य क्या होता है और भाव आरंभ क्या होता है। इसमें रिक्वायर्ड 1 टू मेमोराइज टू मैनी डिक्टम्स एंड रूल्स, तो पाराशरी के अंदर तो रूल्स इतने ज़्यादा हैं कि आपके जीवन गुजर जाएगा मगर याद नहीं हो सकते, कितने ही राजयोग बन जाते हैं, अलग अलग राजयोगों के अलग अलग आपके रिजल्ट हैं, और वो एंडलेस है, कौन प्लेनेट किस भाव में बैठ गया तो क्या रिजल्ट देगा, कितने ही मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। मगर यहाँ पर इट इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसमें कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं रटना कि कौन कहाँ पर बैठा है, उसके बेस पर कंसेप्ट आप याद करिए और उसके बेस पर बता देंगे। इट नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम टू मास्टर इट, ये इजी है रिलेटिवली। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप ऐसे भी इवेंट के आंसर कर पाओगे जिनमें वैदिक चुप है। जैसे IPL का मैच हो रहा है, 4 टीमें खेल रही हैं, कौन सी टीम विन करेगी, ट्रेन कितने बजे आएगी, केपी वो नहीं बता सकती वैदिक। आप ट्रेन से कोई आने वाला है कितने बजे आएगी, आपका लेटर कितने बजे आएगा, अमेजन से कोई आपने ऑर्डर किया है उसकी डिलीवरी कितने बजे आएगी, आपका बच्चा स्कूल गया है कॉलेज गया है वो कितने बजे आएगा, इंटरव्यू में वो पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे सभी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिए जाते हैं। अब देखिए देयर आर 4 पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यू ऑल नो, सभी को मालूम है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक कुंडली बनती है, उसके अंदर 12 भाव होते हैं, उन भावों में 12 राशियां हैं, और आपके पास 9 प्लेनेट हैं जिनको उनके अंदर हम कहीं ना कहीं बिठा देते हैं। और यहाँ पर और इम्पोर्टेंस आ जाती है नक्षत्रीय स्टार की। तो ये दीज आर 4 पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 4 पिलर है, पूरी एस्ट्रोलॉजी इन 4 पिलर पर चलती है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से सब कुछ। बेसिकली तो वैसे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, इट इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन राशि भाव एंड प्लेनेट। आपका राशि भाव और प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को ही एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो हम सब लोग पूरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं इनके कॉम्बिनेशंस को ही रीड करने में लगे हुए हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन को बना पाता है रीड कर पाता है वही एस्ट्रोलॉजर है। तो ये 4 पिलर हैं यहाँ पर मेनली। इसके बाद होता है डिलिनिएशन प्रोसेस, मतलब किस तरीके से प्रेडिक्शन देंगे। आपके पास कोई व्यक्ति आ जाता है पूछता है भाई मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो वो किस तरीके के हम प्रेडिक्शंस देंगे। एक और मैं बीच में बात बता देता हूँ, अभी मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर इवेंट को हम पाराशरी से कैसे देखते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें, होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको पहले से भी आता है तो आप देख सकते हैं। डिलिनिएशन ऑफ प्रोसेस के अंदर मतलब आपके पास कोई बंदा आया, वो कहता है भाई मेरी शादी होगी, कब होगी, ऐसे प्रश्न होंगे उसके, किस तरह की रहेगी वो बाद में है। सबसे पहले तो उसका प्रश्न होगा मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो ये कुंडली में जब देखते हैं होगी या नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस।
तो आपका कोई भी इवेंट, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, फॉरेन जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी कोई नेटिव हमारे पास आता है या कि उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, तो जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज द प्रॉमिस। तो हमें सबसे पहले जब भी किसी भी कुंडली को एनालाइज करना है, उसका फर्स्ट स्टेप होगा फाइंडिंग द प्रॉमिस। अब प्रॉमिस पता चल गया, होगा नहीं होगा तो बात ही खत्म होगी, आगे रुक जाइए, उससे कह दीजिए भाई होना ही नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। तो अब आपको टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम तो तभी करेंगे जब कौन सा इवेंट होना है। अब टाइम करने में एक्चुअली डायनेमिक फैक्टर आते हैं। प्रॉमिस तो हमेशा के लिए हो गया, आप जब पैदा हुए उस दिन आकाश में स्काई के अंदर जो प्लेनेट जहाँ पर रखा हुआ था उसके हिसाब से आपने अपनी जन्म कुंडली बना ली। अब जन्म कुंडली बना ली, वो आप जानते हो जन्म कुंडली के बारे में, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा लाइट थ्रो नहीं करूँगा। जन्म कुंडली के अंदर आपके प्लैनेट आपके प्लेस्ड हैं, और उसके बेस पर आपने वैदिक के अंदर भी आप प्रॉमिस निकालते हो, केपी के अंदर भी हम प्रॉमिस पता कर लेंगे कि इवेंट घटना होने वाली है। अब किसी की मैरिज होने वाली है तो प्रॉमिस तो परमानेंट हो गया, वो 1 साल का है तभी भी उसकी कुंडली में प्रॉमिस है, 10 का है तभी भी है, 20 का है तभी भी है, 50 का है तभी भी है, 70 का है तभी भी है। प्रॉमिस तो बदल नहीं सकता, क्योंकि कुंडली तो चेंज होने वाली नहीं है। कब घटित होगी वो डिसाइड करती है दशाएं। और यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट में जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो होती हैं दशा और ट्रांजिट। केवल दशा से भी इवेंट नहीं होता, केवल ट्रांजिट से भी इवेंट नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। दशा आपको बताती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इवेंट घटित हो सकता है, एक लंबा पीरियड होता है, और ट्रांजिट उसको और भी ज़्यादा पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है। तो ट्रांजिट और दशा दोनों के कॉम्बिनेशन से इवेंट होता है। आप केवल ट्रांजिट के बेस पर कभी भी कोई प्रेडिक्शन ना करें, ओनली ट्रांजिट कांट डू एनी इवेंट। ट्रांजिट किसी भी इवेंट को नहीं करा सकता। आपकी दशा चल रही है तो दशा को यहाँ पर केपी में बोलते हैं डीबीए। डी का मतलब होता है दशा, जिसे महादशा बोलते हो। बी का मतलब होता है यहाँ पर भुक्ति, जिसे अंतरदशा बोलते हैं। ए का मतलब होता है अंतरा, अंतरा को प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की जगह शॉर्ट फॉर्म में हम यूटिलाइज करेंगे डी बी ए। डी मीन्स महादशा, तो मैं आपको सभी को पहले ही बता रहा हूँ, बार बार हम यूटिलाइज करेंगे डीबीए। तो डीबीए का मतलब पता होना चाहिए, इसमें डी महादशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो भुक्ति है वो अंतरदशा को, ए यहाँ पर अंतरा है एक्चुअली है जो प्रत्यंतर दशा को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरी चीज ट्रांजिट है, ये आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट में हेल्प करते हैं। ये हमें पता है कुंडली है, उसके 12 भाव होते हैं, आपको मालूम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव फिक्स होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली है, आगे मैं साउथ इंडियन कुंडली के बारे में भी बताऊंगा। इसके अंदर भाव फिक्स हैं और राशियां बदलती हैं, प्लैनेट की पोजीशन बदलती है। ये भाव यहाँ पर ऑलवेज, ये पहला वाला भाव होता है, इसे हम असेंडेंट या लग्न बोलते हैं। तो जब कोई भी पर्सन बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो ईस्टर्न ओरिजिन पर जो भी राशि राइज कर रही होती है उस समय पर, उसे हम इस पहले भाव के अंदर रख देते हैं, वो असेंडेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने राशि रखी उससे अगली यहाँ पर आएगी। इस तरीके से हम रिवर्स डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राशियों को बढ़ाते जाते हैं, और उस समय पर जन्म के समय कौन सा प्लैनेट किस राशि में है उसे यदि इसके अंदर रख दिया जाए तो उसे हम होरोस्कोप, जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट, डीवन चार्ट नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इट इज़ द फर्स्ट हाउस, इसको लग्न या असेंडेंट बोलते हैं। ये सेकंड हाउस होता है। तो जो नॉर्थ इंडियन कुंडली में ये लिखे नहीं होते हैं, किसी भी हाउस का नंबर नहीं लिखा होता, आपको अपना आप ही डिसाइड करना है। वो खाली भी पड़ी है और आपसे पूछा जाए कि इसका 5वां हाउस कौन है, तो वो आप बता पाएंगे। ऊपर वाली कुंडली है, इसमें भी आपसे कहा जाए 7th हाउस कौन सा है, तो आप कहोगे दिस इज 7th हाउस। यहाँ से काउंटिंग करेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो नॉर्थ इंडियन कुंडली में हाउस लिखा नहीं होता, मेंशन नहीं होता, मगर फिक्स होता है, इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, ना ही तो राशियाँ फिक्स होती हैं इसके अंदर, ना ही आपके प्लैनेट फिक्स होते हैं, इसलिए उनको मेंशन करना पड़ेगा जिनकी स्थिति बदलती है, चेंज होती है। तो ये टोटल 12 भाव होते हैं, उनमें ये वाला भाव असेंडेंट होता है, इसमें इंग्लिश में ASC लिखा होता है और हिंदी में लग्न लिखा होता है। यदि आप देखोगे तो ये 12 के 12 भाव हैं, वो ऑलवेज फिक्स होते हैं सभी की कुंडलियों के अंदर। ये आपका जोड़ियक है ओवरऑल। स्काई के अंदर ब्रह्मांड की स्थिति है, आपका ब्रह्मांड ध्यान रखना वो स्फेरिकल इन शेप है, और ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र मिलके, तारे मिलकर आपकी राशियां फॉर्म करते हैं। टोटल 12 राशियां हैं ब्रह्मांड के अंदर। 12 राशियां जो होती हैं वो राशियां हैं आपकी, जो हम शुरुआत करते हैं, एरीज सबसे पहले होती है, दूसरे नंबर पर टॉरस होती है, तीसरे नंबर पर जेमिनाइन होती है। एरीज को मेष बोलते हैं, टॉरस को वृषभ बोलते हैं, जेमिनाइन को मिथुन बोलते हैं, फिर कैंसर है जिसको हम कर्क बोलते हैं। फिर 5वें नंबर की राशि लियो होती है, इसका नंबर भी 5 है,
जिसको हम सिंह बोलते हैं। छठे नंबर पर वर्गो होती है, इसका नंबर 6 है और इसे हम कन्या बोलते हैं। 7वें नंबर पर लिब्रा होती है जिसका नंबर 7 है और इसको तुला बोलते हैं। 8वें नंबर पर स्कॉर्पियो होती है जिसका नंबर 8 है और ये वृश्चिक भी कहलाती है। 9वें नंबर पर आपकी सजिटेरियस होती है जिसे हम धनु बोलते हैं। 10वें नंबर पर कैप्रिकॉर्न होती है, इसका नंबर 10 है और इसको मकर राशि बोलते हैं। 11वें नंबर पर एक्वेरियस होती है और इसको हम कुंभ भी बोलते हैं। और 12वें नंबर पर पाइसेस होती है और उसे हम मीन राशि बोलते हैं। इस तरीके से आपके जोडियक के अंदर इस पूरे उसको बचक या जोडियक बोलते हैं। जोडियक के अंदर ये सारी 12 की 12 राशियाँ फिक्स हैं आपकी, राशियाँ सब फिक्स हैं आपकी। जोडियक के अंदर राशियाँ नहीं बदलती, इन राशियों की स्थिति फिक्स है। और ये जोडियक एक्चुअली एक स्फीयर है पूरा, और ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 डिग्री के एंगल के अंदर ये जो 12 राशियों ने अपना स्पेस लिया हुआ है, तो ये टोटल 12 राशियों ने जो स्पेस लिया हुआ है, यदि मैं 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में करूं डिवाइड, तो 30 डिग्री का आपको स्पेस मिलने वाला है। तो जो एरीज राशि है इसने भी 30 डिग्री का पोर्शन ले रखा है आउट ऑफ 360। टॉरस ने भी 30 का ले रखा है। जेमिनी ने भी 30 का स्पेस ले रखा है। यहाँ पर हम शुरुआत जो करेंगे टोटल 360 डिग्री तक जाएंगे। एक मिनट, यस, टोटल 360 तक जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जोडियक इज एन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ अबाउट 9 डिग्री नॉर्थ एंड 9 डिग्री साउथ। ये देखिए क्या होगा, इसके अंदर एक आप सर्कल मान लीजिए, और एक सर्कल क्या होता है आपका, यदि हम एक स्फीयर लें, स्फीयर, वो स्फीयर को बीच में से यदि आप काट दो, समझ लीजिए एक बॉल को बीच में से काट दिया, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। 2 टुकड़ों में यदि एक बॉल को डिवाइड कर दें तो उसके मिडिल पोर्शन में आप एज्यूम करिए, पिक्चराइज करिए माइंड के अंदर, आप एक एप्पल को काट रहे हैं। एप्पल एक स्पेरिकल होता है कुछ कुछ, तो बीच में आपको सर्कुलर पोर्शन दिखाई देता है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उससे इक्वेटर से एक्चुअली 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे यदि हम 2 लाइन बना दें सेंटर से मिलती हुई, तो उसके अंदर सारे के सारे प्लेनेट हैं आपके। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन है उसे सदर्न पार्ट बोलते हैं। तो आपके जितने भी प्लेनेट हैं, यदि मैं इसको एक स्फीयर वो सर्कल कंसीडर करूं, तो इस सर्कल के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे के पोर्शन के अंदर आपके सभी 9 प्लेनेट सिचुएटेड होते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम जोडियक बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जोडियक इज एन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ अबाउट 9 डिग्री नॉर्थ and 9 degree south encircling the heavens within which are all the planets have their movement। तो उस 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे के पोर्शन के अंदर सभी के सभी प्लेनेट, मैंने जो सर्कल आपको बताया उस सर्कल के ऊपर 9 डिग्री चले जाइए, नीचे 9 डिग्री चले जाइए, उस पूरे पोर्शन के अंदर आपके सभी के सभी प्लेनेट मूव करते हैं। अब प्लेनेट जब मूव करते हैं ध्यान रखना है, यदि मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन को फिक्स कर दूं, एक सर्कल को फिक्स कर दूं, तो जो प्लेनेट मूव करेंगे वो अलग अलग डिस्टेंस पर मूव करेंगे उस सर्कल से। यदि सेम ही डिस्टेंस पर मूव करेंगे तो वो टकरा जाएंगे, इसलिए वो सभी प्लेनेट अलग अलग डिस्टेंस पर मूव करते हैं। इसको मैं और डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे मूव करते हैं और क्या मतलब है इसका। पर यहाँ पर जब ये जो बचक्र है आपका जोडियक है, इसके अंदर देखिए मैंने लाइन बना दी है, आपको लाइन दिख रही होगी, आप एरीज के दोनों तरफ ये पिंक लाइन है। तो ये जो पिंक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस पिंक लाइन में ये एरीज साइन है, ये 30 डिग्री का है। एरीज के बाद आपका टॉरस साइन है, वो 30 डिग्री का है। फिर जेमिनी साइन 30 डिग्री का है। फिर कैंसर 30 डिग्री का है। तो हर एक साइन 30 डिग्री का एरिया कवर करता है। जब भी आप सर्कल को सेंटर पे 12 लाइनें बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर, तो उनके बीच के जो एंगल होंगे वो 30 डिग्री होंगे। तो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है इसके अंदर। इनकी आपको डिग्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर वैदिक में उतनी नहीं है जितने की केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो जब हम शुरू करते हैं तो यदि एरीज शुरू होता है 0 डिग्री से और खत्म होगा 30 पर, टॉरस शुरू होगा 30 डिग्री से खत्म होगा 60 पर। तो यदि किसी का भी 50 डिग्री आपको एंगल दे रखा है तो वो टॉरस में फॉल करेगा। ऐसे ही जेमिनी शुरू होगा 60 डिग्री पर, खत्म होगा 90 पर। जेमिनी कैंसर शुरू होगा 90 पर और खत्म होगा 120 पर। फिर लियो शुरू होगा 120 पर, खत्म होगा 150 पर। वर्गो शुरू होगा 150 पर, खत्म होगा 180 पर। और इस तरीके से सारी की सारी राशियां आपकी फाइनली आपका पाइसेस 330 पर शुरू होकर 360 पर खत्म होता है। इस तरीके से यदि मैं एक डिग्री बता दूं और वो डिग्री किस राशि में लाई करेगी आपको पता होना चाहिए।
सपोज मैं कहता हूँ 240 डिग्री, तो 210 डिग्री या 200 डिग्री ओनली, तो हम कैसे शुरू करेंगे? एरीज 0 से 30 है, टॉरस 30 से 60 है, जेमिनी 60 to 90 है। जिस नंबर की राशि है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली राशि 30 डिग्री कवर करेगी, दूसरी राशि 60, तीसरी 90, चौथी 120, पांचवी राशि आपकी 150। तो 120 से 150 तक लियो आएगा, 150 से 180 आपका वर्गो आएगा, 180 से 210 लिब्रा आएगा। तो यदि वो 200 डिग्री बोल रहे हैं तो लिब्रा राशि के अंदर आएगा। इसको और डिटेल में आगे मैं बता दूंगा। ये यहाँ पर वही जोडिएक को मैंने दूसरे तरीके से पिक्चराइज किया हुआ है। इसके अंदर वो की वही आपकी सारी की सारी राशियां हैं। एरीज है, टॉरस है, जेमिनाइन है, कैंसर है, लियो है, और इनके इंग्लिश सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फर्दर यहाँ पर ये बचक्र को फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब इसको बचक्र को मैं अब दूसरी तरीके से बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। आप ट्रांजिट सुनते हैं, शोर मचता है हमेशा, अभी मचा होगा और वीडियोस की भरमार आ गई, पूरा यूट्यूब बर्बाद कर दिया। शनि जब उसके अंदर 12 साइन के अंदर जाने वाला है, अब शनि 12 साइन के अंदर क्या जाने वाला है, जैसे साफ पता नहीं क्या होने वाला है, इस तरीके से वो वीडियो बनना शुरू हो जाते हैं। वो होता क्या है शनि 12 साइन में जाने का मतलब, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिट। हर एक प्लेनेट नॉर्मली ट्रांजिट करते रहते हैं। जैसे चंद्रमा तो 2-2.25 दिन के अंदर ही अपनी राशि बदल लेता है। अब राशि बदलने का मतलब क्या है, ट्रांजिट का मतलब क्या है, उसे प्रैक्टिकली समझें। हमारे जितने भी ये राशियां सब फिक्स हैं, आप ये मान लीजिए, बस ये सब फिक्स हैं। अब लग्न क्या होती है एक्चुअली? लग्न कि जब हमारी अर्थ है, अर्थ फिक्स है, अर्थ से हमारा ईस्टर्न साइड के अंदर, क्योंकि रोटेट करती रहती है अर्थ, आपको मालूम है अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर 24 आवर के अंदर, अर्थ पूरी रोटेट कर लेती है, आपको मालूम है। अब अर्थ रोटेट करती है तो इसे समझने की कोशिश करना। राशियां तो फिक्स हैं जहां पर भी हैं। अब और अर्थ रोटेट करेगी तो जो अर्थ का ईस्टर्न पार्ट है वो भी रोटेट करेगा। ईस्टर्न पार्ट में जब अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से, सपोज अभी सिंह राशि दिखाई दे रही है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ ऐसे रोटेट करती हुई नीचे आई तो सिंह राशि ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और आपको सिंह दिखाई देगी। कुछ देर के बाद आपको कन्या राशि दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सिंह आपकी ऊपर निकल जाएगी और कन्या राशि दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ देर बाद आपको तुला राशि अपीयर होना शुरू हो जाएगी ईस्टर्न होरिजन पे, अर्थ के ईस्टर्न डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट करती रहती है। ये सारी की 12 राशियां यहाँ पर फिक्स हैं, मगर अर्थ के रोटेशन की वजह से, जैसे अर्थ इधर रोटेट करती हुई आ रही है, तो अभी मुझे सिंह राशि दिखाई देना शुरू हो रही थी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अर्थ रोटेट हुई तो मैं रोटेट करता हुआ अर्थ के साथ इस जगह पे पहुँच गया। अब इस जगह से मुझे कन्या राशि दिखना शुरू हो गई, तो कन्या राशि जब राइज होना शुरू होगी तो उसे ही हम लग्न बोलेंगे। उस समय पर जिसका भी जन्म होगा वो कन्या राशि उसकी लग्न के अंदर आएगी। कुछ देर के बाद हम जाएंगे तो धीरे धीरे एक राशि एक्चुअली 2 आवर तक अप्रोक्सीमेटली आपको दिखाई देती है। 2 आवर से कम भी हो सकता है और 2 आवर से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ शॉर्ट असेंशन की राशियां होती हैं जो 2 घंटे से कम में ही राइज हो जाती हैं, और कुछ लॉन्ग असेंशन की होती हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा होती हैं। मगर अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा मानते हैं कि एक राशि आपकी ओरिजिन पर 2 आवर तक दिखाई देती है और 2 आवर के बाद दूसरी राशि दिखाई देती है। एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए हम पंचांग वगैरह का यूटिलाइजेशन करते हैं, मगर रफली 2 घंटे तक होती है। तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो हमें सारी की सारी दिन के अंदर पूरी 12 राशियां ईस्टर्न ओरिजिन पर नजर आती हैं। तो जिस समय पर जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पर जो भी राशि ईस्टर्न ओरिजिन पर राइज हो रही होती है उसको उसकी हम लग्न बोल देते हैं। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से आपकी लग्न लगातार बदलती है, हर 2 घंटे के अंदर लग्न बदल जाती है। आपको मालूम है क्योंकि 24 आवर के अंदर अर्थ पूरा रोटेशन कर लेती है। पूरा रोटेशन करने का मतलब उसके ईस्टर्न पार्ट पर सभी 12 की 12 राशियां राइज हो जाती हैं, 12 की 12 लग्न राइज होती हैं 24 आवर के अंदर। तो ये तो हुआ लग्न का कंसेप्ट कि अर्थ रोटेट कर रही है। आप फिर से समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने देखिए ये अर्थ है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया आपका। अब मैं अर्थ को रोटेट करूंगा तो एक ग्रीन पॉइंट पर मैं बैठा हूँ सपोज, तो अर्थ के रोटेशन के साथ कुछ देर के बाद मैं यहाँ चला जाऊंगा। ये रोटेट हुई इसलिए। तो हम देखिए पहले जो इस जगह मुझे कन्या राशि अपीयर हो रही थी मेरे सामने, अब मेरे सामने कौन सी राशि आ गई? तुला राशि। तो कुछ देर के बाद तुला लग्न हो जाएगी
और यदि इसको मैं रोटेट करती, अर्थ रोटेट करेंगी, तो मैं कुछ देर बाद यहाँ चला जाऊंगा, तो मेरे सामने जो राशि अपेयर हो जाएगी, इट विल बी द वृश्चिक राशि अपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी राशि ईस्टर्न ओरिजन पर मैं अपने आप को लेकर चल रहा हूँ, ईस्टर्न ओरिजन फिक्स है आपका, और वो जब रोटेट करता है तो आपकी अलग अलग राशियां हमें अपियर होती हैं, वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। जो राशि ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देना शुरू हो जाती है वो आपका क्या होगी, दैट इज योर लग्ना। अब क्या होता है कि ये प्लेनेट की क्या स्थिति होती है, आपका जन्म हुआ जिस समय पर, तो ये लग्न थी, हमने देख ली कि ये आपकी सपोज कन्या लग्न राइज हो रही है या सिंह लग्न राइज हो रही है उस समय पर जब नेटिव का जन्म हुआ है, सपोज ये कन्या लग्न राइज हो रही है इस केस में। अब इसको फिक्स कर दीजिए, जब उसका जन्म हुआ सभी प्लेनेट किसी न किसी राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे, सभी प्लेनेट, 9 के 9 प्लेनेट कहीं न कहीं किसी राशि में उस समय पर उपस्थित होंगे जब आपका जन्म हुआ। उन्हें हम फ्रीज कर देते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट है जन्म हुआ किसी भी व्यक्ति का, तो हमने देखा कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर है। जैसे अभी आज की डेट में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आपका शनि मीन राशि के अंदर है, तो शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा होगा इस जगह पर अभी। फिर हम देखते हैं कि जुपिटर आपका 2 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो जुपिटर आपका ये ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर वृषभ राशि के अंदर। तो उस पर्सन की जो कुंडली बनेगी उसकी लग्न के अंदर हम कन्या लिखेंगे 6, इसके बाद दूसरे भाव में 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से उसकी कुंडली में सभी 12 राशियों को रख देंगे जैसे मैंने बताया था उस कुंडली के अंदर। और उन 12 राशियों में हमें पता चल गया कि मीन राशि के अंदर शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो मीन राशि में शनि रख देंगे। और वृषभ राशि के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो वृषभ राशि के अंदर जुपिटर रख देंगे। और इसी तरीके से हम सभी प्लैनेट जिस जिस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं उन्हें हम रख देंगे। रखने पर जो चार्ट बनेगा उसे उसकी जन्म कुंडली बोलेंगे। ये एक्चुअली स्काई का, आकाश का उस समय का फोटो है जब आपका जन्म हुआ, कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर था और आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सी राशि राइज हो रही थी, वो सारा का सारा आपकी जन्म कुंडली जिसे बोलते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं और बर्थ चार्ट जिसे बोलते हैं, वो बन जाएगा। मगर अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो ये प्लैनेट हैं लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं प्लैनेट। कि आपका सपोज शनि था, अभी कुंभ राशि में था और कुंभ से चल के अभी वो मीन में पहुंच गया है, तो मीन में वो रुका नहीं है। मीन राशि के अंदर 30 डिग्री चलना है शनि को। शनि स्लो चलता है तो वो करीब करीब एक राशि में 2.5 साल है, मगर वो चलता रहेगा, लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ऐसे ही जुपिटर अभी वृषभ राशि में यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, मिथुन की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है, तो वृषभ में अब मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। 1 साल के बाद वो करीब करीब मिथुन राशि के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये राशियां फिक्स हैं, मगर प्लैनेट लगातार चलते चले जा रहे हैं। और ये प्लैनेट जो चलते चले जा रहे हैं इनका ऑर्बिट अलग अलग है। ऑर्बिट का मतलब मैं अर्थ को जैसे यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, हम एक्चुअली इसको अर्थ को जैसे यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया मैंने, ये अर्थ स्थिर है। हम यहाँ पर जो जोडियक सिस्टम पढ़ते हैं इसको जियो सेंट्रिक मानकर चलते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ स्थिर है और बाकी सब प्लैनेट मूव कर रहे हैं, हम सूर्य को भी मूव करा देते हैं, जबकि एक्चुअल में अर्थ मूव करती है और सन एक्चुअली फिक्स है। मगर हम रिलेटिव टर्म्स में ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो सन की पोजीशन भी लगातार हमें दिखाई देती है मूव होती हुई। क्योंकि हम देखते हैं तो मॉर्निंग में सूर्य ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है और इवनिंग में हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देता है। दिखाई हमें सूर्य मूव होता हुआ दिखता है, मगर एक्चुअल में ये मूवमेंट ड्यू टू अर्थ है। अर्थ आपकी मूव करती है ऑलवेज वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जबकि सूर्य मूव होता हुआ दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट। आपके जितने भी प्लैनेट हैं वो सब अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं और उसमें एक्सिस पर रोटेट करते हैं, उसमें जो वीनस है उसका अपने एक्सिस पर रोटेशन बाकी सभी प्लैनेट से अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। वीनस का जो रोटेशन है दैट इज अपोजिट। बाकी सभी प्लैनेट जो रोटेट करते हैं लाइक अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। मगर वीनस अपने एक्सिस पर जब रोटेट करता है तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। बाकी सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। क्योंकि वो प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं इसलिए अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इसलिए हमें सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है अर्थ के अपोजिट। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सूर्य भी चल रहा है, मगर प्रैक्टिकली सूर्य नहीं चल रहा है। अब जो ये आपका जोडिएक यहाँ पर आपने बना दिया, इतनी राशियां हैं, ये जोडिएक बेसिकली इस सर्किल से 9 डिग्री ऊपर, यहाँ पर ऐसे मैं इस सर्किल मानूँ तो 9 डिग्री ऊपर नीचे और 9 डिग्री ऊपर के रीजन के अंदर ये पूरा जोडिएक है। 9 डिग्री का मैं यहाँ पे एंगल बना दूँ तो ये 9 डिग्री है और ये 9 डिग्री है।
अब जो ये 9 डिग्री का पाथ है, इससे सारे प्लैनेट गुजरते हैं। अब जो प्लैनेट गुजरते हैं तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं है? क्योंकि इस पूरे रीजन में एक पर्टिकुलर प्लैनेट का एक सर्टेन ऑर्बिट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि एक प्लैनेट का ये ऑर्बिट है, तो वो प्लैनेट इसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा लगातार। दूसरे प्लैनेट का कुछ और भी ऑर्बिट होगा तो वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, तो टकराने का सवाल नहीं उठता। सबका अलग अलग ऑर्बिट है। वो जो 9 डिग्री का पोर्शन है उसमें सभी प्लैनेट अलग अलग जगह पर रिवॉल्व कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर, तो इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं है, क्योंकि वो उनकी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डिफरेंट है, इसलिए वो एक दूसरे से नहीं टकराते। और 9 डिग्री ऊपर और नीचे का ये जो टोटल पोर्शन बना हुआ है, इसके अंदर सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, देखिए इनकी जो मोशन होती है दो तरह की होती है प्लैनेट की। एक होती है डायरेक्ट मोशन और एक होती है रेट्रोगेट मोशन। तो रेट्रोगेट मोशन पर यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको सबको मालूम होगा। एक्चुअली प्लैनेट्स इन जनरल हम मानकर चलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राशि में मूव करते हैं, कि कोई प्लैनेट तुला में है तो कुछ समय के बाद वो इस तरीके से जाएगा, वृश्चिक में एंटर होगा, कुछ समय के बाद वो धनु में एंटर होगा, फिर मकर में एंटर होगा। इस तरीके से प्लैनेट आगे मूव करते रहते हैं लगातार। मगर समटाइम्स हमें ऐसा लगता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन कि वो धनु से वापस वृश्चिक की तरफ जाता हुआ नजर आएगा प्लैनेट, तब उसकी मोशन को हम रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं। तो रेट्रोगेट मोशन में जो प्लैनेट होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट अपीयर होती है। एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट अपोजिट मूव नहीं करता राहु और केतु के अलावा, बाकी सभी प्लैनेट हमेशा डायरेक्ट मूव करते हैं। मगर ड्यू टू रिलेटिव मोशन, जैसे आप जब भी पास में दो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपके बगल से एक दूसरी ट्रेन जा रही है, तो यदि दोनों ट्रेनों की स्पीड के अंतर डिफरेंस हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, मगर जो आपको स्लो ट्रेन होगी वो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो पीछे की तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से आपका रेट्रोगेट प्लैनेट के केस में जो स्लो प्लैनेट होता है वो फास्ट के कंपैरिजन में आपको पीछे जाता हुआ नजर आता है। तो ये सभी प्लैनेट आपका यहाँ पर ट्रांजिट करते हुए चले जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि की तरफ। इसको समझने के लिए आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये आपकी जो भी लेन में आप रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, उनके घर बने हुए हैं सब, और ये कोई एक स्कूटर ड्राइवर है जो स्कूटर पर जा रहा है। तो ये देखिए घर तो फिक्स है आपके, और ये स्कूटर ड्राइवर पहले एक घर के आगे से निकलेगा, फिर दूसरे घर के आगे से निकलेगा, फिर तीसरे घर के आगे से निकलेगा, और इस तरीके से प्लैनेट सभी राशियों के अंदर एंटर होते हैं और उनके अंदर चलते हुए चले जाते हैं, लगातार स्टैटिक नहीं होते। अब कौन प्लैनेट की क्या स्पीड है उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर राशि के अंदर अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। ये सभी राशियों के मैंने यहाँ पर सिंबल बना दिए हैं, जो अलग अलग तरीके के सिंबल हैं, इनके करैक्टरिस्टिक राशियों के इस पर बेस्ड होते हैं। इन पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। ये स्काई के अंदर आपकी राशियाँ किस तरीके की अपीयर होती हैं, कौन कौन से स्टार के कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक एरीज इस तरीके की दिखती है, टॉरस इस तरीके की दिखती है। आप स्काई के अंदर इनको देखना चाहो तो इस तरीके से ये राशियाँ आपको अपीयर होती हैं सारी की सारी। यहाँ पर इनके मैंने यहाँ पर हिंदी नाम दिए हुए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन। ये नंबर भी याद होना चाहिए आपको सभी का, हिंदी नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में राशि और प्लैनेट्स के दोनों नाम यूज होते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और ये सभी इनके इंग्लिश नाम है जो मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट बोल चुका हूँ कई बार। फिर इनके आपके स्वरूप, मतलब कैसे देखने में कैसे लगते हैं, इसको मैडा बोलते हैं, रैम। ये टॉरस आपका बुल की तरह होता है देखने में, जेमिनाइन साइन होता है, स्त्री पुरुष स्त्री, और ये कैंसर साइन होता है, केकड़ा, क्रैब जिसे बोलते हैं, सिंह साइन, लियो आपका लाइन जैसा होता है, वर्गो कन्या होती है, आपको मालूम है कन्या सिंबल है, लिब्रा का तराजू सिंबल होता है, बैलेंस, स्कॉर्पियो का आपका स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू, धनु जो सेजिटेरियस है उसके अंदर एक धनुष बाण लिए हुए एक पर्सन है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, इस तरीके का सिंबल है। कैप्रिकॉन एक मगरमच्छ जैसा सिंबल होता है। कुंभ में आपका कंधे पर जल का वाटर का जो भी पॉट लेकर एक पर्सन खड़ा हुआ है वो कुंभ है। पाइसेस में दो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दो आपकी फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, ये इनके इंग्लिश सिंबल्स हैं। इसके अलावा इन सभी राशियों के लॉर्ड होते हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब सपोज किसी का असेंडेंट वन साइन है, असेंडेंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि आपका जन्म हुआ उस समय पर ईस्टर्न ओरिजिन पर कौन सी राशि राइज कर रही है उसे असेंडेंट बोलते हैं। सपोज वन साइन राइज कर रहा है तो आप यहाँ पर पहले भाव में वन रख देंगे, अगले में 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से हमारी पूरी कुंडली बन जाती है। यदि 2 साइन राइज कर रहा है तो पहले भाव में 2 रख देंगे असेंडेंट में, अगले में 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको हम टॉरस लगने की कुंडली बोलेंगे। और इसी तरीके से हम सभी लग्नों की कुंडली बना सकते हैं। डिवीजन ऑफ जॉडियक इन 12 राशि।
तो ये जॉडियक पूरा का पूरा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, 360 डिग्री का एक पूरा स्फीयर है, और ये 360 डिग्री का जो स्फीयर है इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 360 डिग्री का। सो डिवीजन ऑफ जॉडियक इन 12 राशि, एज वी नो इन मैथमेटिक्स, ए सर्किल इज ऑफ 360 डिग्री। एक सर्किल भी 360 डिग्री का होता है, उसको 12 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो हर एक हिस्से में 30 डिग्री आपका कंट्रीब्यूशन आता है। तो when this circle is divided into 12 equal parts of 30 degrees, each part is called a राशि। तो इस सर्किल को जब 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट को राशि बोलेंगे। ईच डिवीजन इज कॉल्ड ए साइन और राशि। ईच राशि इज डेजिग्नेटेड वन प्लेनेट एज लॉर्ड ऑफ ऑनर। तो आपको मालूम है सभी 12 राशियों के स्वामी होते हैं, उसमें अभी बता देता हूँ खैर मैं। इस तरीके से डिवीजन ऑफ जॉडियक इन 12 राशि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये पूरा जॉडियक है 360 डिग्री का। इस जॉडियक को मैंने यहाँ पर 12 इक्वल ये लाइन बना दी है, रेफरेंस 0 डिग्री है, जहाँ 0 डिग्री होगा वहीं 360 होगा। 30 डिग्री एंगल पर एक दूसरी लाइन बनाई, फिर 60 डिग्री पर तीसरी, 90 डिग्री पर चौथी, और इस तरीके से मैंने 30 डिग्री के सेपरेशन के बाद ये टोटल 12 लाइनें बना दी हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 0 डिग्री से। तो 0 से 30 डिग्री तक आपकी पहली राशि होगी जिसे एरी साइन बोलते हैं। 30 से 60 डिग्री तक दूसरी होगी जिसे टॉरस बोलेंगे, और 60 से 90 डिग्री तक तीसरी होगी जिसे जेमिनाइन बोलेंगे। 90 से 120 तक चौथी होगी, 120 से 150 तक पांचवी, 150 से 180 तक छठी राशि होगी। तो इस तरीके से यदि किसी कोई भी एंगल दे रखा हो आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस राशि या साइन के अंदर लाई करेगा। तो 0 से 360 डिग्री का जो टोटल आपका स्पेयर है उसको इस तरीके से राशियों में डिवाइड किया जाता है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मैं सीधा सीधा एंगल बता दूं, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई कोई भी प्लेनेट का, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट लॉन्गिट्यूड। कंपोजिट लॉन्गिट्यूड का मतलब ओवरऑल डिग्री बता दी आपने। सपोज जैसे बोल दिया 155 डिग्री, तो आपको पता लगना चाहिए वो किस राशि में होगा। यहाँ पे यूटिलाइज होगा केपी में, ध्यान रखना है। वैदिक में हम यूटिलाइज नहीं करते, यहाँ पर होगा 155 डिग्री का मतलब। वैसे एक सिंपल तरीका होता है, 30 के मल्टीपल्स में राशि बदलती है। 30 डिग्री तक पहली होती है, 60 तक दूसरी, 60 से 90 तक तीसरी, 90 से 120 तक चौथी, 120 से 150 तक पांचवी, या 155 बोल रहा हूँ तो छठी राशि या वर्गों में होगा। 2 तरीके से लिखा जाता है, वर्गो 5 डिग्री या 155 डिग्री, एक ही बात है। आपसे कहते हैं वर्गो 5 डिग्री या 5 साइन पास 5 डिग्री। एक और चीज बता देता हूं, 5 साइन पास 5 डिग्री भी वही है। देखिए इसको मैंने कह दिया 5 साइन 5 डिग्री। 5 साइन 5 डिग्री, 5 साइन का मतलब है 5 साइन गुजर चुके हैं और 5 डिग्री है। इसका मतलब ये वर्गो साइन में होगी 5 डिग्री पर। ये वर्गो साइन है आपका। ओवरऑल आप निकालोगे तो 5 साइन को आप इसका कंपोजिट लॉन्गिट्यूड पता करना है तो साइन को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है, यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 30। तो ये टोटल 155 आ जाएगा। 5 इंटू 30 डिग्री, 5 को 30 डिग्री से साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने का मतलब होता है एक साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 इंटू 30, तो देखिए आपका 150 हो गया, और ये 5 डिग्री और ऐड कर दूंगा तो टोटल 155 हो जाएगा। आपको पता लगना चाहिए कि 155 वर्गों में आएगा। सपोज मैं कहता हूँ 290 डिग्रीज, 290 डिग्रीज तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 120 है, 150 है, 180 है, 210 है, 240 है, आगे यहाँ पे 270 आएगा, ये 300 आएगा, तो 290 यहाँ पर कहीं आएगा। तो आप बता दोगे कि वो कैप्रिकॉर्न के अंदर होगा। तो इस तरीके से हमें ये कोई भी यदि मैं एंगल बोलता हूँ, इसको हम कंपोजिट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। वो एंगल के बेस पर आपको ये पता होना चाहिए वो प्लैनेट किस राशि के अंदर आएगा। यदि एंगल बोल दिया जाए, आपसे कह दिया जाए 310 डिग्री, तो अब आप क्या करेंगे? 310 डिग्री का मतलब ये 270 हुआ, ये 300 हुआ, ये 330 हुआ। तो 300 से 330 तक आपका एक्वेरियस साइन है, तो 310 डिग्री एक्वेरियस साइन के अंदर होगा। किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड 310 डिग्री है। 310 डिग्री को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होगा। 300 तो पूरे हो चुके हैं, मतलब 10 साइन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम 10 साइन पास्ट 10 डिग्री भी लिख देंगे। 10 साइन पास्ट 10 डिग्री, तो 10 साइन पास्ट 10 डिग्री का मतलब होता है एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन में होगा, उसमें 10 साइन कंप्लीट हो चुके हैं।
10 साइन 10 डिग्री लिखने का मतलब 10 साइन वो पूरे चल चुका है और अगले साइन में भी 10 डिग्री चल चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपके प्लैनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो इनमें आपका ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मरकरी एक बहुत छोटा सा प्लैनेट होता है। मरकरी के बाद एक्चुअली यहाँ पर हम जो बनाते हैं इस सिस्टम को, इसके अंदर हम सूर्य को सबसे सेंटर पर रखकर चलते हैं और इसके बाद आपका मरकरी होता है उसके सबसे नज़दीक, फिर आता है आपका वीनस, फिर अर्थ आती है। तो जो ये मरकरी और वीनस और अर्थ, तो मरकरी और वीनस अर्थ और सन के बीच में आ रहे हैं, इन्हें हम इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। मरकरी और वीनस को इंटीरियर प्लैनेट्स बोलेंगे दोनों को। ये अर्थ और सन के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद जो बियॉन्ड अर्थ चले जाते हैं उनमें सबसे नज़दीक आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो आते हैं। तो ये ध्यान रखना, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जहाँ पर भी हों उन्हें आप छोड़ देंगे, कट कर देंगे। तो आपके जो प्लेनेट यहाँ पर मेनली आ रहे हैं मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, वो सन और अर्थ के बीच में नहीं है, आउटसाइड में है। इनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं, सुपीरियर प्लेनेट्स भी बोलते हैं आपको। आउटर प्लेनेट और सुपीरियर प्लेनेट्स बोलते हैं। और जो प्लेनेट आपके मरकरी और वीनस इनके बीच में आ रहे हैं उन्हें हम इंटीरियर प्लेनेट्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रह और प्लेनेट में अंतर होता है। हम एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट्स को नहीं पढ़ते, ग्रहों को पढ़ते हैं। ग्रह कौन होता है? एनी सेलेसियल बॉडी जो हमारी बॉडी के ऊपर असर करती हो, इंसानों और जानवरों, अर्थ पर रहने वाले लिविंग थिंग्स पर जो भी बॉडीज इन्फ्लुएंस डालती हों अपना, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रह पढ़ते हैं, ना कि प्लैनेट्स। इसलिए ग्रह के अंदर हम क्या करते हैं, सूर्य को भी पढ़ते हैं। सूर्य वैसे स्टार है मगर उसे ग्रह माना गया है। ग्रह इसलिए माना गया है कि सूर्य का अर्थ पर रहने वाले लोगों पर असर पड़ता है। हमारी पूरी ज़िंदगी ही सूर्य पर डिपेंड करती है, सभी तरीके की एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है। फिर चंद्रमा को भी हम ग्रह मानते हैं, जबकि चंद्रमा कोई प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है अर्थ का, उपग्रह है अर्थ का। अर्थ के ऑल अराउंड चंद्रमा घूमता है तभी भी, मगर उसे हम ग्रह क्यों मान रहे हैं? आपको पता है चंद्रमा का कितना ज़्यादा असर पड़ता है, चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो यहाँ पर देखते हो आपका जो भी आपके ओशियंस के अंदर वाटर राइज या फॉल होता है 27 डेज या 28 डेज में। फीमेल्स के अंदर जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। उसको आप कोरिलेट करिए, वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। इट इज़ 28 डेज। लिक्विड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपका मून का जो साइकिल होता है, मून एक पूरा जोडिएक को कंप्लीट कर लेता है 27 से 28 दिन के अंदर। तो जो मून का हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रह हैं जिनकी हम बात करते हैं। राहु और केतु भी कोई प्लैनेट नहीं है, ये भी ग्रह हैं। तो ये नव ग्रह हैं। ग्रह हम उसे बोलते हैं जो हमारे प्लेनेट एक अलग है, वो आपका वो फिजिक्स की टर्म है, ज्योग्राफी की टर्म है, मगर जो ग्रह है वो एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। ग्रह वो कोई भी आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो लिविंग थिंग्स पर अपना इन्फ्लुएंस डालती हो, उसे हम ग्रह बोलते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मून को, आप कह सकते हो मून को क्यों ग्रह ले लिया, सूर्य को क्यों ग्रह ले लिया, तो उसका रीज़न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इन जो सेलेसियल बॉडीज़ हैं इनका जो रोल होता है इन प्लैनेट्स का, इसमें सन को हम इसका किंग मानकर चलते हैं। सभी की लाइफ सन पर डिपेंड करती है, सबसे बड़ा है बेसिकली, ये स्टार भी है और एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। मून को उसकी क्वीन या रानी मानकर चलते हैं। मंगल को हम इस प्लेनेटरी सिस्टम का कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ मानकर चलते हैं। मरकरी को हम प्रिंस मानकर चलते हैं। आपको पता है कि ये ऑलवेज सन के पास रहता है, राजकुमार है, ये उत्तराधिकारी है उसका, हमेशा वो सन के साथ चिपक के चलता है। इसलिए प्रिंस है, एक बच्चा है, एक यंग नहीं है, अभी युवराज नहीं बना है, ये आपका अभी पैदा हुआ है। इसके बाद जुपिटर को हम प्राइम मिनिस्टर या एडवाइज़र मानते हैं। आप इसको सबसे शुभ ग्रह मानकर चलते हो जुपिटर को। शुभ ग्रह क्यों है जुपिटर, अभी मैं बताऊंगा। शुक्र को भी मिनिस्टर मानकर चलते हैं, ये दोनों गुरु हैं एक्चुअली, जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर को प्राइम मिनिस्टर और शुक्र को मिनिस्टर मानकर चलते हैं। और सैटर्न यहाँ पर प्लेनेटरी सिस्टम का सेवक है, तो हर तरीके के सेवक को, कारोबार को हम सैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। हर तरीके की एडवाइस को, रिलीजन को, एथिक्स को हम वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। हर तरह की चंचलता को हम मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं, मून से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चंचल क्वीन भी होती है, चंचल मन भी होता है, चंचल बच्चा भी होता है। तो क्वीन क्योंकि फीमेल ये प्लेनेट है आपका, तो मून को भी चंचलता से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। और आपका बहुत अहम या अथॉरिटी से रिप्रेजेंट करके चलते हैं सूर्य को, बिकॉज इट इज़ ए किंग।
यहाँ पर ये इनकी प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द सन, उनकी मैंने डिस्टेंसेज यहाँ पर ली हुई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स से जो लिंक्ड है उनको पता होगा 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम बोलते हैं। एनीवेज ये यहाँ पर उससे कोई आपको खास फर्क नहीं पड़ता क्या है ये, आप केवल अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मरकरी की डिस्टेंस है सन से 0.39 है, यूनिट से वीनस की 0.72 है, अर्थ की 1 है, मार्स की 1.52 है, जुपिटर की 5.20 है, सैटर्न की 9.52 है। तो मरकरी सबसे नज़दीक है और आपका सैटर्न सन से सबसे ज़्यादा दूर है। ये मैंने ये पूरा प्लेनेटरी सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है। इस प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर ये हमारा सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक ये सबसे छोटे साइज़ का जो प्लेनेट है उसे हम मरकरी बोलते हैं। आपको पता है कुंडली में हमेशा सूर्य के आसपास ही होता है, उसी भाव में या पिछले या अगले भाव में हो सकता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये शुक्र है, आपको ब्राइटेस्ट प्लेनेट दिखता है अर्थ से। रीज़न क्या है, देखिए अर्थ से सबसे इसको हम सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, चांद तारा भी बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। जो स्काई के अंदर शाम के समय, इवनिंग के समय पर जो स्टार दिखाई देता है उसे वीनस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा ब्राइट क्यों दिखाई देता है, और इसीलिए इसको ब्यूटी का कारक मान दिया गया है, क्योंकि ब्यूटीफुल नज़र आता है। इतना खूबसूरत कोई नज़र नहीं आता, बाकी ये कारक ब्यूटी का नहीं है, ये कारक है फिजिकल हैप्पीनेस का। ब्यूटीफुल नज़र आता है इसलिए हम इसको ब्यूटी का कारक मान लेते हैं। तो ये आपको इसलिए ब्यूटीफुल नज़र आता है। देखिए ये पहली बात तो ये सन से काफ़ी नज़दीक है तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये अर्थ से भी नज़दीक है इसलिए हमें काफ़ी चमकदार दिखाई देता है, बड़ा साइज़ में दिखाई देता है। मरकरी ज़्यादा नज़दीक चला गया तो उतना चमकदार आपको वो दिखाई नहीं देगा, छोटा भी साइज़ है और वो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। इसके बाद ये हमारा मार्स है और जुपिटर है। अब देखिए जुपिटर सबसे इस प्लेनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा बृहद लार्जर इन साइज है। तो मैं अर्लियर बाकी क्लासेस में भी बताता हूँ कि हम जुपिटर को क्यों बेनिफिक बोलते हैं, शुभ ग्रह क्यों बोलते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है जुपिटर क्यों शुभ ग्रह है। जुपिटर शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह इसलिए मानकर चलते हैं, सबसे बड़ा साइज़ है। और ये जो भी ग्रहों का है हमें कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, कहानी से कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। वो केवल पुराने ज़माने में लोगों को समझाने के लिए इन्हें देवता या भगवान बना के बता दिया गया कि ये देवताओं के गुरु हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। ये प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड और आपकी बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ यहाँ पर रोटेट कर रही हैं, और वो रोटेट करके जब अपना पाथ चेंज करती हैं तो वो किसी भी प्लेनेट पर जाकर टकरा सकती हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज कर सकती हैं। मगर ये पूरा प्लेनेटरी सिस्टम ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वाकर्षण बल और मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय बल से गवर्न होता है। जो हमारे ऊपर असर पड़ता है वो मेनली ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। ये प्लैनेट्स का सबका अपना मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो उनके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से अलग अलग प्लैनेट हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सिस्टम पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, जिससे हम मानकर चलते हैं कि जब इनका ट्रांजिट होता है या इनकी दशाएँ होती हैं तो वो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को गाइड करते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो जुपिटर है ये सबसे लार्जर प्लेनेट है, लार्जर इन साइज, लार्जर इन मास। तो लार्जर इन मास जो प्लेनेट होगा तो इसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे हाईएस्ट होगा। तो जब इसका ग्रेविटेशनल पुल हाईएस्ट है तो जो भी बॉडीज आपकी अर्थ की तरफ या दूसरे प्लेनेट की तरफ चलकर आ रही होंगी उन्हें ये अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेता है, और इसलिए इसका साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपको पता है इसे हम एक्सपेंशन का कारक भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ में वृद्धि का कारक, मोटे लोगों का कारक, आपकी फैट का इंक्रीज इन फैट का कारक जुपिटर को माना जाता है। अब ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और प्लेनेट से हमें लेना देना नहीं। अर्थ पर हम जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है जुपिटर की कोई भी आपके एस्ट्रॉइड या और कोई भी कॉमेट वगैरह जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ आते हैं तो ड्यू टू ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल जुपिटर उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींच लेता है इस तरीके से वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जुपिटर की जब पाँचवीं सातवीं और नवीं दृष्टि, पाँचवीं सातवीं और नवीं दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन का यहाँ पर सिंपली ये मीनिंग है, दिस इज द साइंटिफिक रीजन वाई जुपिटर क्या होता है आपका बेनिफिक प्लैनेट, इसे मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर सैटर्न देखिए इस ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। तो सैटर्न मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो इसका ऑर्बिट सबसे ज़्यादा साइज का है, सबसे बड़े साइज का है। तो इसको वही एक राउंड लगाने में जी प्रेम किशोर जी,
प्रेम किशोर जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं या ऐसे ही हो गया है? ऐसे गलती से हाथ लग गया सर। क्या करें? गलती से हाथ लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब ये सैटर्न को हम स्लो प्लेनेट बोलते हैं। हम कह देते हैं कि किसी के 7वें भाव में शनि हो गया, उसकी मैरिज को लेट कर देगा, ये कर देगा। बेसिकली जो कंसेप्ट है, आप थोड़ा साइंटिफिक वे में इन्हें समझें। इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव ना करें कि शनि लेट कर देगा। शनि का ट्रांजिट किस लिए वो माना जाता है, शनि के ट्रांजिट पे क्यों शोर मचता है, शनि के ट्रांजिट पर क्यों यूट्यूब पर जो हम जैसे लोग पढ़ाते हैं वो वीडियो बना बना कर डालते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका देते हैं, डराने का तरीका निकालते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शनि चलता है बहुत स्लो, 2.5 ईयर तक एक राशि में रहेगा, मैंने बताया। अब क्या होगा, वो यदि जिस भी राशि को आपको पीड़ित कर रहा है तो वो 2.5 साल तक आप पीड़ा में रहेंगे, एक लंबे समय तक पीड़ा में रहेंगे। और लंबे समय तक यदि वो कुछ आपका भला कर रहा है, जनरली शनि को हम मेलिफिक प्लेनेट मानकर चलते हैं, नेचुरल मेलिफिक, अशुभ ग्रह मानकर चलते हैं, कर्म फल दाता मानकर चलते हैं। अब कर्म फल दाता भी क्यों है? अब इसको कहानियों में ना जाए तो ये कर्मफलदाता और कुछ नहीं है। ये आपको रगड़ रगड़ के पूरा टेस्ट लेता है, क्योंकि जिस भी राशि के अंदर चला गया 2.5 साल तक रहेगा, तो ये जैसे भी आपको फल देने वाला है वो लंबे समय तक करेगा। आपको पीड़ित करेगा तो लंबे समय तक करेगा, या इसका इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर राशि पर बहुत लंबे समय तक रहता है, तो आपको जैसे भी उस राशि के फल मिलने वाले हैं उनसे जल्दी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए शनि से डरा जाता है कि ये 2.5 साल तक एक पर्टिकुलर राशि के अंदर बना रहेगा। इसलिए जो भी प्लेनेट स्लो मूव करते हैं, जुपिटर भी क्यों स्लो मूव करता है आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जो मरकरी और वीनस के ऑर्बिट और मार्स के ऑर्बिट छोटे हैं, तो फास्ट फास्ट मूव करते हैं, जल्दी जल्दी आपका ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए ये जुपिटर और हम सैटर्न के जो ट्रांजिट को उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। रीजन बियॉन्ड दैट द ऑर्बिट इज़ वेरी लार्ज। ये इनका मैंने फिर ऑर्बिट बनाया हुआ है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लैनेट जनरली मूव कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से जुपिटर मूव करेगा इस ऑर्बिट में, सैटर्न मूव करेगा। ये पूरा 9 डिग्री का रीजन है। बस जो मैंने कहा कि वो 9 डिग्री अप साइड और 9 डिग्री डाउन साइड, यहाँ एक ही तरफ दिखा रखा है इन्हें। जरूरी नहीं है प्लैनेट इससे सूर्य से एक ही तरफ हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी सब हो सकते हैं। ये अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग जगह पर सब मूव कर रहे होते हैं। 12 राशियाँ होती हैं। अब जो शनि का ऑर्बिट है, देखिए सूर्य से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसके ऑर्बिट का साइज ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है ऑर्बिट का साइज, इसलिए भी ज़्यादा समय लेता है, स्पीड भी इसकी थोड़ी कम है। इसी तरीके से जुपिटर है आपका, जुपिटर का यहाँ पर साइज है। अब यहाँ पर देखिए रिंग जो दिखाई दे रही होती हैं, ये भी सैटर्न क्या करता है, उन्हें अट्रैक्ट करके रखता है, और वो अट्रैक्ट होकर उस पर्टिकुलर जगह पर ग्रेविटेशन की वजह से रुके हुए हैं। ये भी सब एक्चुअली फिजिकल बॉडीज हैं जो रिंग बना रही हैं, या गैसियस एनवलप भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जुपिटर का थोड़ा ऑर्बिट रिलेटिवली छोटा है, मार्स का और भी छोटा है, तो ये इनके ट्रांजिट की ड्यूरेशन अलग अलग है। अब ये प्लेनेट नॉर्मली सपोज इन दिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। तो कोई भी प्लेनेट जब इनकी स्पीड देखिए, 2 प्लेनेट मैं मानकर चल रहा हूँ, दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मगर सपोज मार्स फास्ट है तो मार्स तो आगे निकलता चला जाएगा और जुपिटर उसको पीछे नजर आएगा। तो वो मार्स के रेस्पेक्ट में एक्चुअली उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। ये और एक पिक्चर बना रखी है मैंने कि किस तरीके से प्लेनेट यहाँ पर ट्रांजिट करते हैं। फर्दर इनका ओवरऑल प्लेनेट, एक पर्टिकुलर प्लेनेट पूरे जोडिएक का 12 राशियों में कितने सालों में कंप्लीट करता है मोशन, उसकी ये अप्रोक्सीमेट ईयर्स लिखे हुए हैं। लाइक सैटर्न आपका पूरे जोडिएक को 30 ईयर्स में कंप्लीट करता है, गुरु पूरे जोडिएक का ट्रांजिट करता है, मतलब सारी 12 राशियों से 12 साल में गुजर जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पर मंगल 687 डेज लेता है, मगर कम ज़्यादा भी ले सकता है। सूर्य आपको पता है 365 डेज में पूरी 12 राशियों से निकल जाता है। सूर्य का ऑलमोस्ट फिक्स होता है 365 डेज, आपको मालूम है। इसी तरीके से जो शुक्र है वो 225 डेज में पूरे जोडिएक को रिवॉल्व करता है, सूर्य से भी फास्ट चलता है। और बुध 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और चंद्रमा आपको पता है 27 डेज के अंदर फास्टेस्ट है। तो ये इनका एक्चुअली जो ट्रांजिट की स्पीड दे रखी है, तो सबसे फास्ट स्लो शनि होता है, सबसे फास्ट आपका चंद्रमा होता है। इस तरीके से प्लेनेट मूव करते हैं। शनि सबसे, चंद्रमा है सबसे फास्ट, उसके बाद शनि है, फिर गुरु है, फिर मंगल है, और इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। द सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द सन। हमको मालूम है कि पूरा सोलर सिस्टम सूर्य के अराउंड सेंटर्ड है। 9 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto alongside belt of asteroids revolve in elliptical orbit around the sun. सबको पता है एस्ट्रॉइड रिवॉल्व करते हैं. इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी द लास्ट 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हैव नो प्लेस. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें भी यूटिलाइज किया जाता है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो हम बगैर इन 3 प्लैनेट के यदि कर रहे हैं तो वो हमारी प्रेडिक्शंस गलत ही जाने वाली हैं. इसलिए जो इंडियन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी करंटली कोई काम की नहीं है. जो लोग प्रेडिक्शन दे पाते हैं वो कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते. उनकी कोई बात सच नहीं होती. एस्ट्रोलॉजिस्ट की एटलीस्ट नहीं होती. जब भी 5-7 प्लैनेट एक लाइन में आते हैं, राशि बदलते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये होगा वो होगा, और एट लास्ट कुछ भी नहीं होता है. अभी पिछले 3-4 महीने में आप कई बार देख चुके हो. अभी 3 प्लैनेट 6 प्लैनेट एक ही राशि में आ गए थे. कोई घटना घटित नहीं हुई. उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया नवंबर में, अक्टूबर में, इसी तरीके से प्रेडिक्ट करते रहते हैं. तो इस तरीके का कुछ भी होता नहीं है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक तो ये रेट्रो प्लैनेट है तीनों, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में रेट्रो प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ऑन द अदर हैंड मून एंड 2 शैडोई प्लैनेट्स राउंड केतु आर ट्रीटेड एज प्लैनेट. मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था क्यों मानकर चलते हैं उन्हें. ये यहाँ पर राहु केतु है. आप इनका डायग्राम देखोगे तो राहु केतु क्या है? बेसिकली दे आर नॉट प्लैनेट्स. ये पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं. दे आर नो फिजिकल बॉडी. फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इनकी कोई राशि नहीं होती, कोई लॉर्डशिप नहीं होती. कहीं उच्च के नहीं होते, कहीं नीच के नहीं होते. ये 2 पॉइंट हैं. मैं इनका आपको एक्चुअल मीनिंग देखिए बताऊंगा मैं. आप राहु केतु का एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करें. राहु केतु को आप जैसे पढ़ाया जाता है वैसे समझेंगे तो आप भ्रमित रहेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का नुकसान करेंगे, फ़ायदा नहीं करेंगे. क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी हमें पढ़ाई गई थी उस समय पर साइंस की इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को. तो भगवानों को बीच में डालकर पढ़ाई गई थी. मगर वो भगवानों से एक्चुअली कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. हर 2 प्लैनेट के, आपके जितने भी प्लैनेट हैं सबके राहु केतु होते हैं यहाँ पर. सभी ये राहु केतु और कुछ भी नहीं है. कि लाइक ये देखिए, एक्चुअल में तो आपको मालूम है अर्थ मूव करती है. हम मगर यहाँ पर मान के चलते हैं कि सूर्य मूव करता है. तो पृथ्वी की जो एक कक्षा है ये मूव कर रही है, ये इसका ऑर्बिट है. और ये आपका चंद्रमा का ऑर्बिट है, मून का ऑर्बिट. इन दोनों के ऑर्बिट के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उन्हें हम राहु केतु बोल देते हैं. नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो वो इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप को, उसे हम नॉर्दर्न नोड बोलते हैं, वो राहु होता है. और सदर्न पार्ट में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने हैं वो सदर्न नोड होता है, उसे हम केतु बोलते हैं. और इसी तरीके से सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट एक दूसरे को कट करते हैं. और वहाँ पर ऑर्बिट जहाँ पर कट होते हैं जिन पॉइंट पर, वो सबके अपने अपने राहु केतु होते हैं. मगर अर्थ पर जो लोग रहेंगे उन्हें ये राहु और केतु ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे. अब राहु केतु ये पॉइंट हैं जहाँ पर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी एक्सट्रीमली हाई है. जैसे ब्लैक होल, आप जानते हो ब्लैक होल के केस में आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होता है. उसके पास जो भी बॉडी आएगी वो वहीं पर डेविएट हो जाएगी. एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन तो पक्का बदली जाएगी. इसी तरीके से जो राहु और केतु ये 2 पॉइंट हैं, इन पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाई है. तो जब भी जो प्लेनेट इन पॉइंट के क्लोज से गुजरता है तो उसे वो डगमगा देते हैं, उसको एक तरीके से हिला देते हैं. उसकी एनर्जी में रिमार्केबल चेंजेस होते हैं. एनर्जी में रिमार्केबल चेंजेस होते हैं तो वो जो लिविंग थिंग्स पर जो उनका इन्फ्लुएंस है वो भी एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लुएंस होता है. इसलिए इन्हें हम मेलिफिक प्लेनेट मानकर चलते हैं. इनके साथ जो भी युति कर रहा होता है उसे हम खराब बना देते हैं कि राहु और केतु जिसके साथ भी युति करेंगे, राहु उसकी एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी को एक तरीके से एनहांस कर देता है. ध्यान से समझिएगा, राहु के यहाँ पर सुपर पोजिशन इस तरीके का होता है कि वो जो 2 एनर्जी हैं, 2 फील्ड एक दूसरे पर एडअप हो जाते हैं. और जो एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एनहांस हो जाती है तो राहु आपके अंदर दुस्साहस क्रिएट कर देता है, आपका अंदर इल्यूजन क्रिएट कर देता है. और जहाँ पर केतु आता है वो उस एनर्जी को पूरी तरीके से खींच लेता है, सींच लेता है. या उनका जो सुपर पोजिशन होता है अपोजिट फेज में होता है तो कैंसिलेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है. वहाँ पर लोअर एनर्जी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डिटैचमेंट. क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इल्यूजन में जाएगा, खराब नशे पत्ते इस तरीके की चीज़ों में जाएगा यदि उसके अंदर एनर्जी लेवल हाई है. मगर जिसके अंदर एनर्जी लेवल लो है तो वो पूजा पाठ करेगा या अपने बिस्तर पर पड़ा रहेगा, घर पर पड़ा रहेगा, तो केतु वहाँ पर ले जाकर देता है. तो ये राहु केतु का यहाँ पर प्रैक्टिकली रोल होता है. तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ये ऐसे ही पॉइंट हैं जैसे आपकी कुंडली के अंदर लग्न होती है. ये यहाँ पर आपकी सारी 12 राशियाँ और उनके लॉर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको मालूम ही होगा. तो राशियों में देखिए कैंसर और लियो 2 साइन ऐसे हैं. कैंसर चंद्रमा की राशि है
तो चंद्रमा को केवल एक ही राशि की लॉर्डशिप दी गई है और सूर्य को एक ही राशि की लॉर्डशिप दी हुई है। लियो सूर्य की राशि है, बाकी सभी प्लेनेट को दो दो राशियों की लॉर्डशिप स्वामित्व दिया हुआ है। जैसे मंगल के पास आपका 1 और 8 साइन का स्वामित्व है, मंगल के बाद शुक्र पर जाएंगे तो उस पर 2 और 7 साइन का स्वामित्व है लॉर्डशिप। फिर मरकरी पर जाएंगे तो उस पर 3 और 6 साइन का स्वामित्व है। फिर हम ये आपके प्लेनेट खत्म हो गए, फिर हम जुपिटर पर जाएंगे तो उस पर 9 और 12 राशियों का स्वामित्व है जुपिटर पर, वो सेजिटेरियस और पाइसेस का लॉर्ड होता है। और सैटर्न पर 2 राशियां 10 और 11 का लॉर्डशिप है, दैट इज कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। अब सैटर्न देखिए क्या है, इसको हम स्लोबी प्लेनेट बोलते हैं। सैटर्न एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसने पास वाले 60 डिग्री पर पूरी पर कब्जा कर रखा है। जोडिएक के अंदर आप जाओगे तो 270 से लेकर 330 डिग्री तक अकेले शनि का राज है। तो इतने बड़े एरिया पर राज है, इसलिए सैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। बाकी को भी 2 राशियों के स्वामित्व दे रखे हैं, मगर उन्हें अलग अलग करके दिया हुआ है, एक साथ नहीं दे रखा है। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि आपका जैसे पाकिस्तान था, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक इधर वेस्टर्न पाकिस्तान, अब दोनों अलग अलग जगह दे दोगे तो वो संभल नहीं पाएगा, उतनी पावर नहीं आएगी उसके पास। मगर दोनों फील्ड को इकट्ठा करके यदि दे दिया जाए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है। इसलिए सैटर्न जो 10 और 11 साइनों का वो है, तो ये जो भी रिजल्ट आपको देगा वो पूरे ठोक बजाकर बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। और बेसिकली इसे मेलिफिक भी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है, लंबे समय तक फल देता है, पूरा बहुत ज़्यादा टाइम तक देगा। अभी ये 12 साइन में है आपको पाइसेस में, इससे पहले देखिए लगातार 5 साल तक अपनी ही राशियों के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। तो अपनी राशियों के अंदर ट्रांजिट करेगा, तो जब वो अपनी राशियों में ट्रांजिट करेगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी वहाँ पर, 5 साल तक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी। बाकी किसी प्लेनेट के अंदर ये हैसियत नहीं है कि वो 5 साल तक या इतने लंबे पीरियड तक अपनी राशियों में रहे, या तो वो उनका ट्रांजिट बहुत फास्ट है, या जुपिटर है सपोज उसका ट्रांजिट भी 1 ईयर का है तो उसकी राशियाँ दूर दूर रख दी गई हैं, एक 9 है एक 12 है, तो वो 2-3 साल के अंतर के बाद उसके अंदर जाएगा। इसलिए भी सैटर्न को यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ आज की क्लास में, ये लास्ट टॉपिक मैं बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लॉर्डशिप तो मैंने बता ही दी है कि सन को 5 साइन की लॉर्डशिप है, मून को 4 साइन की लॉर्डशिप है, मार्स को 1 और 8 की लॉर्डशिप है, मरकरी को 3-6 की है, जुपिटर को 9-12 की है, वीनस को 2 और 7 साइन की लॉर्डशिप है, सैटर्न को 10 और 11 है। राहु और केतु को हम कोई लॉर्डशिप नहीं मानेंगे, कोई एस्पेक्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मालूम है कि सभी प्लेनेट अपने से 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, सभी प्लेनेट, मगर एक्सटीरियर प्लेनेट्स, एक्सटीरियर कौन कौन से है? मार्स एक्सटीरियर प्लेनेट है, जुपिटर एक्सटीरियर प्लेनेट है, सैटर्न एक्सटीरियर प्लेनेट है। इन्हें स्पेशल एस्पेक्ट अलॉट की हुई है पराशर जी ने। वो कह रहे हैं बाहर हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर जो बैठा होता है वो ज़्यादा देख पाता है, अंदर जो बैठा हो उतना नहीं देख पाता। आप अपने घर के अंदर बैठे तो घर को देख पाओगे, घर के अंदर की चीज़ों को देख पाओगे, बाहर थोड़ी देख पाओगे। मगर आप बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ गए, मतलब काफ़ी तो दूर जाके बैठ गए, तो काफ़ी दूर पेड़ पर बैठ गए तो आपको पूरी अपनी कॉलोनी दिख जाएगी, आसपास का एरिया दिख जाएगा, दूर का भी एरिया दिख जाएगा। इसलिए जो एक्सटीरियर प्लेनेट हैं तीनों, मार्स, दूसरा एक्सटीरियर प्लेनेट जुपिटर और तीसरा एक्सटीरियर प्लेनेट है आपका सैटर्न, ये अपने 7वें भाव को तो देखते ही देखते हैं, मगर और 2 एडिशनल हाउसेस को देख लेते हैं। तो सैटर्न आपका 3 और 10 को भी एस्पेक्ट कर सकता है, अलॉन्ग विद 7 को तो एस्पेक्ट करता है, तीसरे और 10वें भाव को एस्पेक्ट कर लेता है। मार्स 7 को तो एस्पेक्ट करेगा एंड 4 और 8 को भी एस्पेक्ट करेगा, 4 और 8। इसके बाद आपका जुपिटर 5 और 9 को भी एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर यदि बेसिकली ऐसा माना जाता है, लग्न में यदि सभी ग्रहों को बिठा दिया जाए, सभी ग्रहों को लग्न में बिठा दिया जाए, तो केवल 2nd, 12th, 11th और 6th भाव को कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं करता। लग्न में सभी प्लेनेट्स को आप रख दीजिए तो आपको पता है कोई भी प्लेनेट 2nd भाव को एस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी प्लेनेट 12th हाउस को एस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी प्लेनेट 11th हाउस को एस्पेक्ट नहीं करता, और कोई भी प्लेनेट आपके 6ठे भाव को एस्पेक्ट नहीं करता। इनके अलावा सभी भावों को कोई न कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर देगा यदि लग्न में सारे के सारे प्लेनेट बैठ गए हों। पर्टिकुलरली जो सैटर्न की एस्पेक्ट होती है 3rd हाउस,
सेवन्थ हाउस और 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है। मार्स की एस्पेक्ट 5th हाउस, वो सॉरी 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो किस तरीके से एस्पेक्ट करते हैं वो आपको सबको पता होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट पर जाएंगे कि नक्षत्रों को हम किस तरीके से देखते हैं, फिर नक्षत्रों को हम सब लोड में किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो टुडेज क्लास बेसिकली आपको सारी जो चीज़ें पता हैं उन्हें मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में रिवाइज करने की कोशिश की है, तो फुली आपको समझ में आया होगा। अब आपके यदि किसी के कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो आप पूछ सकते हो। हैंड रेज कर सकते हो यदि किसी के कोई डाउट्स हैं, तो नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अनम्यूट कर देता हूं। किसी का कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट लेकर चलेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा, या जो भी है आपका रिवाइज हो गया होगा। तो नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। जी नमस्कार। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। नमस्ते सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।